सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बल्दियाती इस निज़ाम के खिलाफ है। 18वीं तरमीम बुनियादी तौर पर डिसेंट्रलाइजेशन थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची और कराची में होने वाली सियासत इस वक्त जो है वो बल्दियाती निज़ाम पर ज़ोरों पर है। बल्दियाती एक्ट मंजूर कर लिया गया और शोर शराबा और धींगा मुश्ती लड़ाई झगड़े के बीच में सिंध असम्बली से, लेकिन उसके बाद अब तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं या जो इस वक्त जो सिंध के अंदर और कराची में अपनी सियासत कर रही हैं, और तमाम की तमाम सियासी जमातें सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बल्दियाती इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन इस बल्दियाती निज़ाम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि ये ज़्यादा खुद मुख्तारी दे रहा है, ये ज़्यादा बेहतर है। वो तमाम तर मुतालिबात, वो तमाम तर बातें जो चाह रहे थे 17 साल से, वो मंजूर कर लिए गए हैं। लेकिन क्या वजह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, पाक सरजमीन पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम नून, पाकिस्तान तहरीक इस्लाम, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, JUIF, तमाम की तमाम जमातें वो इस बात के ख़िलाफ़ हैं कि जो बल्दियाती निज़ाम सिंध में लाया गया है वो बाकी जितने इख्तियारात मेयर के पास, किसी नाज़िम के पास, किसी चेयरमैन के पास थे, वो भी अब लिए जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में क्या वजह है कि अब कराची शहर जिस पर सबसे ज़्यादा नज़र होती है, कराची शहर जहाँ सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होता है, चाहे वो सूबे का रेवेन्यू हो या चाहे वो वफाक का रेवेन्यू हो, उसमें अब बहुत ज़्यादा मामलात हैं। लेकिन जितनी तफसील वज़ीर आला सिंध ने अपनी 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताई थी, जितनी तफसील के साथ उन्होंने बताया कि क्या क्या इख्तियारात और क्या क्या चीज़ें हम इस वक्त लोकल गवर्नमेंट्स को दे रहे हैं और देने जा रहे हैं, इस सूरत हाल पर आज हम बात भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अरशद वोहरा साहब, साबिक डिप्टी मेयर और पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया वोहरा साहब आपके वक्त का, हमें ज्वाइन किया। नादिर गबूल साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। गबूल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और रेहान हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा हैं और साबिक चेयरमैन भी सेंट्रल के हैं। बहुत शुक्रिया रेहान साहब आपके वक्त का भी। अरशद वोहरा साहब आपसे आगाज़ करते हैं। सर, वज़ीर आला सिंध ने जो बातें बताई 3 दिन पहले, आपने भी देखा, उसमें तो बड़ी तफसील के साथ वो बता रहे हैं कि ज़्यादा खुद मुख्तार हो जाएगी लोकल गवर्नमेंट्स, ज़्यादा खुद मुख्तार होंगे DMCs। मेयर के पास जो आप खुफिया की बातें कर रहे थे, उन्होंने कहा वो भी वो जो है वो खुफिया वोटिंग वाला भी मामला ख़त्म कर दिया है। फिर उसके बाद क्यों एहतजाज, क्यों ये चीज़ें हो रही हैं? अब क्या रह गया है जिसकी वजह से तमाम सियासी जमातें इस एक्ट के ख़िलाफ़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुदस्सिर। देखें, जो उस दिन चीफ मिनिस्टर साहब ने ब्रीफिंग दी और उन्होंने कहा कि हम ये कुछ चीज़ें वापस ले रहे हैं और कुछ चीज़ें जो है वो उसको अमेंड कर रहे हैं। बहरहाल अल्टीमेटली जो इन्होंने ये अभी बिल मंजूर करवाया है, अभी ये एक्ट की शक्ल में आ जाएगा। ये 2013 का जो एग्जिस्टिंग था, हम तो उसके भी खिलाफ थे 2013 के, जाहिर सी बात है उसमें भी जो है बहुत सारी चीज़ें जो मेयर के इख्तियार में नहीं थी, तो वो भी 2013 वाला कानून भी ठीक नहीं था। और अब जो ये 2021 का अमेंडेड बिल आया है ये भी नामंजूर है। नामंजूर क्यों है? देखें, इसकी जो वजूहात होती हैं, लोकल बॉडीज जो है, लोकल बॉडीज को एम्पावर करना आर्टिकल 140A में तो कहा गया है, लेकिन उससे पहले आप अगर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 7 देखें, उसमें भी कहा गया, उसमें भी हुकूमत को 4 उसमें फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और उसके बाद जो है उसमें लोकल बॉडीज, ये 3 टियर बड़े क्लियरली डिफाइंड हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। अच्छा, अब तीसरा टियर जो है लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज से क्या मुराद है? लोकल बॉडीज से मुराद ये है ए पर्सन टू बी इलेक्टेड लोकली टू रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ लोकल रेजिडेंट्स ऑफ हिज एरिया। ठीक है ना? आपका यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन बनता है वो उस इलाके में बनता है ना, बिल्कुल, वो अपने इलाके से बनता है। उसका काम यह है कि वो अपने इलाके की चीजों को रिजॉल्व करेगा, अपने इलाके के लोगों के मसले हल करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं और ऐसा हो भी नहीं रहा। 3 चीजें हैं। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट में इस वक्त PTI
और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, ये 2 जमातें हैं जी। अभी 31 बिल मंजूर किए फेडरल गवर्नमेंट ने, आपके इल्म होगा जिस तरीके से जो है एक ही दिन में 31 बिल मंजूर हो गए। तो आर्टिकल 140A को डिफाइन करने के लिए अगर फेडरल गवर्नमेंट आर्टिकल 140A को 4 लाइनों के बजाय 4 पेज में कन्वर्ट कर देती और उसमें एक एक चीज डिफाइन कर देती, उसमें जो है मेयर के इख्तियारात, मेयर के अंदर में अंडर में जो डिपार्टमेंट है, जैसे चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात डिफाइंड है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के डिफाइंड है, उसी तरह मेयर के इख्तियारात को, लोकल बॉडीज के इख्तियारात को क्लियरली डिफाइन कर दिया जाता। और उसके साथ PFC अवार्ड जो है, जिस तरीके से NFC अवार्ड जो है वो सूबे को मिलता है, फिर सूबे को PFC अवार्ड जो है, वो PFC अवार्ड जो है वो ट्रिकल डाउन होना चाहिए आपके यूनियन काउंसिल तक। अच्छा, ये PFC अवार्ड जो मिलता है, NFC अवार्ड जो मिलता है, PFC अवार्ड की अव्वल तो कोई मीटिंग नहीं की है 13 सालों में इन्होंने। अच्छा, PFC अवार्ड जो है उसमें से जो हिस्सा यूनियन काउंसिल को जाना है, फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए था कि आर्टिकल 140A को जब डिफाइन करती तो वो PFC अवार्ड का हिस्सा डायरेक्ट तमाम यूनियन काउंसिल्स तक सही, बिल्कुल। अच्छा, मैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और इसमें सबसे ज्यादा बात भी हो रही थी। उस दिन भी ये कहा कि जो तमाम मालियाती मामलात हैं वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने खाते में रखे हुए हैं, बाकी वही मामला है कि कचरा उठा लिया जाए और कुछ इसके ज़्यादा इख्तियारात ना हो। तो जमहूरियत की बात नादिर गबूल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा करती है और ये चाहती है कि जमहूरियत और जो एक 18 अमेंडमेंट का एक मामला था कि सूबों के इख्तियारात और सूबों से नीचे लोकल गवर्नमेंट्स के इख्तियारात, आप खुद इख्तियारात ख़त्म करना चाहते हैं जमहूरियत की, तो ये फिर सीधी सीधी और आइन की नफ़ी है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाह रहे, हम तो पावर करना चाह रहे हैं सिस्टम को ग्रास लेवल पर। अभी जो हमारे में बने उसके अलावा जो हमारे चेयरमैन वगैरह वाइस चेयरमैन होते थे वो आते थे, फिर बाद मेयर इलेक्ट होता था और चेयरमैन होता था उसी का, वो कहता था मेरे पास इख्तियार नहीं है, फंड नहीं है। तो हम तो एम्पावर करना चाह रहे हैं। जो कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन है जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, उसकी ऑलरेडी मिनिस्ट्रीज एग्जिस्ट करती है। ये बहुत ही सेंसिटिव किस्म के फंक्शन होते हैं जिसपे हायर लेवल पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है, तो उसको हम वजारतों को वापस दे रहे हैं। मगर जो लोकल एरियाज और रेजिडेंट्स के तक जो मेन जो कंसर्न्स होते हैं, जैसे वो कहते हैं कि भाई रोड नहीं बन रहा, नाले गटर बनते हैं, लाइटों के मसले हैं, बल्कि पार्क्स तक भी हम लोकल गवर्नमेंट्स को दे रहे हैं, तो उसमें तो किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। और अगर कराची में 25-26 टाउन बन जाते हैं और हर टाउन नाज़िम के पास इख्तियारात हम दे रहे हैं उसको, और उसके बाद जब उस टाउन के जो रिहायशी है उनको फायदा मिलेगा, तो किसी को भी इस चीज़ पे इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। तो एक मेन इख्तिलाफ था ऑपोजिशन की पार्टीज को, वो था कि खुफिया राय शुमारी की वजह से शायद हॉर्स ट्रेडिंग होगी। तो हमने पहल की, हमने बोला चले ठीक है जी, इस शिक को हम हटा देते हैं। तो उसके बाद एक ये भी तहफ़्फ़ुज़ात इनके खत्म हो जाने चाहिए, मगर अगर सिर्फ तनकीद पर तनकीद करनी है तो फिर आगे नहीं बढ़ेगा, फिर तो फिर वही रोना रहेगा कि मेयर आ जाएगा। फिर MKM जैसे वसीम अख्तर साहब थे 4 साल 5 साल, वो ये रोना रोते थे कि मेरे पास इख्तियार नहीं है। तो अब तो इख्तियारात हम देना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद किसी को क्या तकलीफ है। तो ये आप तो इख्तियारात कह रहे हैं देना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं इख्तियारात मजीद छीने जा रहे हैं। रेहान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि चेयरमैन रहे हैं रेहान हाशमी साहब। ज़्यादा इसको हम अगर एक चेयरमैन जो है वो डिस्ट्रिक्ट का इतना बाइख्तियार हो जाए, बकौल जैसे वज़ीर आला सिंध ने रेहान हाशमी साहब बात की थी, उन्होंने कहा कि जनाब एक तो जो आप लोगों का था खुफिया बैलेटिंग, वो उन्होंने कहा जी वापस ले ली। दूसरा वो कह रहे हैं कि 9 सूबाई महकमों के अंदर भी बल्दियाती कौंसल्स को इख्तियारात दे दिए गए। फिर पुलिस के साथ जो मुतल्लिका SSP है वो चेयरमैन के साथ राब्ते में होगा, तो पुलिस भी आपके साथ होगी, वो आप लोगों को मुख्तलिफ महकमे आपको रिपोर्ट तक करेंगे, जो चेयरमैन होंगे, जो कौंसल्स होगी, कौंसल्स को रिपोर्ट तक करेंगे। तो ये तो ज़्यादा एम्पावर नहीं हो रही हैं अब डिस्ट्रिक्ट्स हों या यूनियन कौंसल्स हों या जितने भी जो बल्दियाती इदारे होंगे वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। आप कह रहे इख्तियारात छीन लिए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला नुकता तो ये कि बिलफर्ज वजीर आला साहब ने जो बात कही है कि बाख्तियार किया जा रहा है और इख्तियारात की मुंतकली करने की कोशिश की जा रही है, तो सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले क्या कर रहे थे, इल इंटेंशन था। इससे पहले इख्तियारात क्यों नहीं मुंतकिल किए गए? इससे पहले वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो गया या मास्टर प्लान हो गया, बिल्डिंग कंट्रोल हो गया या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, इसकी मुंतकली क्यों नहीं की गई? सवाल तो ये बनता है कि आपने 4 साल कराची के लोगों को, और आज अगर आप बात कर रहे हैं
तो वो मशकूक हो जाता है आपकी बात करना। आपकी बात पर क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा, क्योंकि इंटेंट की बात है। अच्छा, अब और यह जुम्बिश कलम विदाउट कंसिडरेशन ऑफ अपोजिशन और विदाउट कोऑर्डिनेशन, ठीक है, अपोजिशन को अगर आप जूते की नोक पर रखें, उनका एक मैंडेट है ना, बिल फर्ज मुहाल कि आप अगर मनमानी कर रहे हैं और कोई कंसेंसस डेवलप, जमहूर किसको कहते हैं? जमहूरियत तो यही है ना कि आप तमाम मुत्तफिका या गैर मुत्तफिका राय लें, उनसे उनके नुकात लें, डिलाइब्रेशंस करें, डायलॉग करें, टेबल करें। एक हंगामा आ रहा है, ये गुफ्तगू शनीद का मामला जारी रहना चाहिए था, बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस इंटेंट के ऊपर शक है, हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है इंटेंट के ऊपर, और तमाम पार्टीज एक दूसरे के शदीद मुखालफत करने के बावजूद भी इस पॉइंट ऑफ कॉमन कंसर्न के ऊपर यकजा है, मुतारिक है, एक जुबान है, हम आवाज है। तो देयर इज समथिंग। देखिए, आर्टिकल 148 का बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। 2014 में मेरी अपनी स्पीच कौमी असेंबली के फ्लोर पर रही, जब ये जमहूरियत के चैंपियन, जमहूर का राग अलापने वाले हमारे दोस्त अहबाब, वो सियासी लोग जो इख्तिदार में रहे, जिनके पास ड्राइविंग सीट थी, वो लोकल बॉडीज का इलेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट की वजह से इलेक्शन हुए। और देखिए, इसके पीछे बहुत मुहर्रिकात है, इसके मोटिव्स हैं। बदकिस्मती से मुल्क की तारीख में ये रहा कि डिक्टेटर्स जब आए तो उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात भी करवाए और रूट लेवल डेमोक्रेसी को मुतारिफ भी करवाया। 18वीं तरमीम बुनियादी तौर पर डिसेंट्रलाइजेशन थी, सूबों को इख्तियारात की मुंतकली निचली सतह तक करनी थी। आप दुनिया के दीगर ममालिक से अगर मवाजना करें और कॉमनवेल्थ ममालिक से मवाजना करें तो पाकिस्तान में अभी बदतरीन बल्दियाती निज़ाम रहा है, और गालिबन आज से 2 साल या 3 साल पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ये प्रोग्राम भी कर रहा है, वर्ल्ड बैंक की अपनी रिपोर्ट है, और उसका कंक्लूसिव रिमार्क्स में ये है कि सिंध हुकूमत ने इख्तियारात की मुंतकली नहीं की है और तमाम जो बुनियादी इदारे थे वो अपने पास मरकूज रखे हुए हैं। तो सवाल अगेन वही पैदा होता है, इससे पहले 4-5 साल हुए और उससे पहले 8-9 साल एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्तों के पास था। फिर जो बल्दियात को मुंतकली नहीं की गई इलेक्शन के बाद फिर गुस्सा आया था, तो इसका मतलब है 13-14 साल आपने कराची के लोगों को बिलखसूस और बिलअमूम। चलिए सर, ये रेहान साहब 2013 के बल्दियाती एक्ट था, उस पर भी एतराज़ात थे, लेकिन बहरहाल उस पर भी दस्तखत उस वक्त कर लिया, अपोजिशन मान गई थी, आप लोग भी। अब 2021 में फिर वही सूरत हाल हुई, वही सूरत हाल। दुरुस्त कर दूं जी, मैं रिकॉर्ड को दुरुस्त कर दूं। देखें, एमकेएम वाहिद जमात की रहा हूँ जो 2013 के बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर जो 2013 के जो कानून था जी, बल्दियाती एहतजाज किया, उसमें अरशद वोरा साहब भी एमकेएम के प्रोविंशियल मेंबर थे। अरशद वोरा साहब समेत तमाम लोगों ने सड़क पर आकर असेंबली के बाहर खड़े होकर एहतजाज किया था और शदीद मजम्मत की थी। लेकिन बदकिस्मती से आज जो पार्टीज इस बात से मुत्तफिक है, वो तमाम पार्टीज ने हिमायत की थी मातवाए एमकेएम पाकिस्तान के। और सही, ठीक है, 2013 के बाद से लेकर उसमें भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात। अभी इन तहफ़्फ़ुज़ात को किस तरह से दूर किए, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल वो भी मंजूर कर लिया जैसे कौमी असम्बली से बिल हो गया। लेकिन एक बात बड़ा सवाल उठाया, आलमगीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं कराची से, बहुत शुक्रिया आलमगीर साहब आपके वक्त का। बल्दियाती निज़ाम मजबूत हो तो शहर मजबूत होते हैं, जमहूरियत ज़्यादा मजबूत होती है और लोगों के मसाइल हल होते हैं। लेकिन मसला ये है कि वो कह रहे हैं, उस दिन ये बात की गई कि बहुत ज़्यादा लंदन के मेयर की बातें करने वालों ने पंजाब और केपी में भी इख्तियारात नहीं दिए, हमने तो उससे भी ज़्यादा इख्तियारात दिए हैं। तो फिर भी आप लोग एहतजाज कराची में सिंध के बल्दियाती निज़ाम पर क्यों कर रहे हैं? पंजाब का जो बल्दियाती कानून है शायद उन्होंने पढ़ा नहीं है। पंजाब में हम डायरेक्ट इलेक्शंस करा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। पंजाब फाइनेंस कमीशन के तहत उनके फंड्स, उनके इख्तियारात का तयन होगा। तमाम तर इदारे जो बल्दियाती इदारे हैं वो इनके मातहत होंगे और एक लंबी फहरिस्त है। तो मैं सिर्फ ये बताऊं कि बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ ये जो काला कानून नाफिज करने जा रहे हैं जुल्म ये है, और जुल्म नहीं है, इन चोर दरवाजा इनके लिए। इनको सेनेट के इलेक्शन में बड़ी शय मिली है सीक्रेट बैलेटिंग के लिए। वहाँ इन्होंने देख लिया कि पैसों से कुछ भी ये कर सकते हैं और पैसा तो इनके पास बहुत है हराम का।
वो तो इनको यहाँ पे चंद अरब रुपए चाहिए अपना मेयर बनाने के लिए। सीक्रेट बैलेटिंग, कोई भी शख्स आके कंटेस्ट कर सकता है और सीक्रेट बैलेटिंग से मेयर बन सकता है, टाउन का नाज़िम बन सकता है। और फिर मेयर को इन्होंने इख्तियारात क्या दिए? कोई एक रेवेन्यू जनरेटिंग इदारा नहीं उसके पास। वो उसके पास ना सीवरेज है, ना पानी है, ना कचरा है, और 2 करोड़ से ऊपर का टेंडर नहीं कर सकते। आप देखे बदनीयती इस लेवल की, क्योंकि इनको पता है इनका मेयर नहीं आएगा। इन्होंने ये भी मेंशन किया कानून में कि मेयर किसी फॉरेन डिग्निटरी को रिसीव नहीं कर सकता, जो कि ये इस लेवल की बदनीयती है कि वो उनको ये हजम नहीं होता कि किसी और का मेयर जो है फॉरेन डेलीगेशन को मिले, रिसीव करे वगैरह। वो सब सीएम सीएम के मातहत हो, और ये सिर्फ कराची का नहीं पूरे सिंध में इन्होंने ये जुल्म किया है। तो इसके खिलाफ हम तहरीक इंसाफ ने कल ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया था, वहाँ तबादला ख्याल हुआ, और इसके खिलाफ हम तहरीक चलाने जा रहे हैं और ये किसी सूरत हम एक्सेप्ट नहीं करें। अच्छा, लेकिन ये है कि अब बिल तो हो गया, इस पे होगा क्या? अरशद वोहरा साहब, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि जो होनी चाहिए थी बल्दियाती निज़ाम के अंदर, यानी कि मेयर के इख्तियारात में या बाकी डीएमसीज़ के इख्तियारात में, जो जानबूझकर सूबाई हुकूमत ने अपने महकमों के यानी कि अपने इख्तियारात में रखे हैं? तो पहले तो मैं आपको एक चीज और वादे कर दूं, देखिए इन्होंने हेल्थ और एजुकेशन के जो महकमे अपने पास ले लिए हैं, जो कि केएमसी के पास, जो केएमसी के बाई बर्थ केएमसी के इदारे थे, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, वहां पर आपको पता है कि इस वक्त उसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी हो गई थी, और वहां तकरीबन 200 से 250 मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को हर साल एडमिशन मिलता है। अब ये एडमिशन का सारा सिस्टम इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। जिस तरीके से ये दूसरे तालीमी इदारों में सीटों को साथ खिलवाड़ करते हैं, अब ये यहाँ पे भी वही हाल करेंगे इन इदारों का। तो ये तो बदनीयती है डेफिनेटली। तालीमी इदारों का जिस तरीके से हाल किया गया, एजुकेशन फॉर सेल यहाँ पे जिस तरीके से हो गई है, जाहिर सी बात है आप जो सरकारी स्कूलों को, वोहरा साहब उन्होंने तो कहा था बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि कह रहे हैं पहले कभी उनकी सैलरीज के मामले हैं, कभी वहाँ पर डेवलपमेंट के मसले हैं, तो अब वो डायरेक्ट जब आ जाएंगे दोनों सेहत के मामलात भी और तालीम के मामलात, तो ज़्यादा बेहतर तौर पर हो सकेगी। बाकी वो रिपोर्ट्स तो करते रहेंगे कौंसल्स को। अरे रिपोर्टें तो मेरे पास आज भी जो है ना 100 आ जाती हैं। रिपोर्टें आने में क्या है, रिपोर्ट आके क्या मैं रिपोर्ट के ऊपर कोई कमेंट्स कर सकता हूँ? क्या रिपोर्ट्स के ऊपर मैं जो है कोई एक्शन ले सकता हूँ? ऐसा नहीं है। और बेहतर हो जाएगा, अगर बेहतर ही होना था तो 13 साल में सिंध के जो देही इलाके हैं वहां के स्कूल बेहतर हो गए क्या? वहां पे जिस तरीके से कुत्ते फिर रहे होते हैं तो क्या वो बेहतर हो गए? 70,000 बच्चा जो है वो स्कूलों से बाहर है सिंध के देही इलाकों का, वो बेहतर हो गए। तो क्या ये कराची का भी वही हाल करने जा रहे हैं जो देही सिंध का किया हुआ है इन्होंने? कौन सी ऐसी चीज डेवलप की है? कोई एक चीज ऐसी बता दें। कराची में इनको 13 सालों में 10,242 अरब रुपए मिले हैं, 10,242 अरब रुपए। और फिर कराची से 150 अरब रुपए सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कमा कर देता है। कराची से 99% ये पैसा इनको मिलता है। आप कराची में एक ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं दे सके। 2018 के इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स ने वादे किए कि हम अगले महीने 1000 बसें आ रही हैं, फिर 200 बसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जाते जाते 10 बसें दी। वो 10 बसें भी आज शाहरा फैसल पे आपको एक भी नहीं नजर आएगी। कोई हिसाब तो ले ले, ये तो 10 बसें खा गए, इनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? इन्होंने आवाम को देखें, 4 सड़कें बना देने और 2 फ्लाईओवर बना देने से जो है ना 13 साल में डेवलपमेंट नहीं होती। डेवलपमेंट ये देखी जाती है कि आपका सूबा कहां जा रहा है। आपकी पॉपुलेशन कराची में इस वक्त तकरीबन आप ये समझ लें 1.5 से 2.25 करोड़ लोग कच्ची आबादियों में रहते हैं। आपने एड्रेस किया क्या इस इशू को? आपने कराची को 1 कतरा पानी एडिशन दिया, आपने कराची के सीवेज का निजाम बेहतर किया। आप एक बारिश में तो जो है पूरा कराची जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। लोगों की जो है वो वहां पे खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि आज 8 मर गए, आज 10 मर गए। तो ये तो कराची का हाल किया हुआ है। आप क्या बात कर रहे हैं? ये कराची, इनकी नीयत अगर होती, देखें ये कराची को चाह रहे हैं कि हम किसी तरह कराची को फतह कर लें। इनके पास, इन्हें पता है कराची से ये कभी भी जीत नहीं सकेंगे और इंशाल्लाह ना आगे भी जीतेंगे। तो ये उसी किस्म की प्लानिंग करते हैं कि बैठ के, अभी मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा, अभी सीएम साहब ने कहा
कि जो है नासिर शाह पता नहीं कहाँ से जो है वो जीत के आए हैं, तो वो मिनिस्टर हैं, वो कराची के लिए फैसले करेंगे। कराची के फैसले लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज की जो इलेक्शन होंगे, वो इलाके का जो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन होगा, वो टाउन का जो चेयरमैन होगा, वो अपने इलाके का फैसला करेगा। ये तो बहुत जरूरी है और तरीकाकार भी यही है कि जहां जो जिस जगह से है दुनिया में ही है। वो वही लंदन में भी आप देखते हैं, लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस, बिल्कुल आपने यहाँ पर 1.5 लाख नौकरियां दी हैं, एक नौकरी भी किसी कराची डोमिसाइल को नहीं दी है। डोमिसाइल में आप गड़बड़ कर रहे हैं। ये तो एक बड़ा संगीन मामला है। इस पे ये डोमिसाइल वाला तो बड़ा एक संगीन मामला है। मुझे ये बता दें कराची में कौन सी दूध की नहरें बह गई हैं? अच्छा, मैं यही जान लेते, एक सवाल यही कहा गया कि ये कराची को जो है वो बेहतर अब किया जा रहा है। तो मैं नादिर कबूल साहब, क्योंकि आप खुद कराची के रहने वाले हैं, तो कराची में तो बड़ा सवाल एक जुबैर उमर साहब ने किया। उन्होंने कहा क्या आपके मेयर के पास वो इख्तियार है कराची या हैदराबाद में जो एक लाहौर जैसा शहर वो बना सके? तो क्या ऐसा इख्तियारात कराची के मेयर के पास होगा कि वो अपने फैसले कर सके? वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, 2 करोड़ से ज्यादा का तो टेंडर नहीं कर सकता। देखिए, जो मेरे भाई हैं वोड़ा साहब, अभी तो पीएसपी में, अगर पहले एमक्यूएम में थे, तो एमक्यूएम तो डायरेक्ट कंट्रोल में थी ना कराची शहर की। मुशर्रफ के दौर में भी, फिर हमारी भी इत्तेहादी थी 2008 से 13, उसके बाद भी वसीम अख्तर साहब मेयर कुछ टाइम पहले तक रहे। तो उनको तो मिलते थे 25-26 अरब रुपए सालाना। तो वो पहले उसका तो हिसाब दे कि वहाँ पे क्या यूज करते थे। और अभी जो वोड़ा साहब ने बड़ी अच्छी बात की रेवेन्यूज की और अखराजात की, तो हम तो एम्पावर इस तरह भी कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को कि रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन लोकल गवर्नमेंट का एक सब्जेक्ट बन जाएगा। जो बिल्डिंग टैक्सेस होते हैं, जो रेजिडेंशियल टैक्सेस होते हैं, वो खुद लोकल गवर्नमेंट को डायरेक्टली जाएंगे और फिर वो म्यूनिसिपल सर्विसेज फराहम करने में उस फंड्स की फिर इस्तेमाल कर सकेंगे। इनको तो खुश होना चाहिए कि जो ज़्यादा अखराजात वाले जो महकमे, जैसे एजुकेशन हो गया, जैसे हेल्थ हो गया, क्योंकि इनमें फंडिंग बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो फिर ये फंडिंग तो फिर सिंध गवर्नमेंट ही करेगी ना। सिंध गवर्नमेंट के ऊपर तो एक एडिशनल जिम्मेदारी हो गई कि अपने जो उनके पास सर, ये एडिशनल जिम्मेदारी नहीं, ये वैसी जिम्मेदारी है कि पीएफसी का अवार्ड होगा। पीएफसी के तहत जैसे एनएफसी में सूबों में मिलता है, पीएफसी के अवार्ड के तहत तमाम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स जो हैं उनको दिया जाएगा। ये एडिशनल जिम्मेदारी तो खुद ली जा रही है। ये तो तरीकाकार यही है कि आपके जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं उसके तहत चलने वाले इदारों को वैसे ही चलाया जाए। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं मुदस्सिर भाई, उसमें फिर जो टैक्स कलेक्ट करती है ना लोकल गवर्नमेंट, फिर वही टैक्स खर्च करती है इन चीज़ों के ऊपर। मगर हम कह रहे हैं कि आप टैक्स कलेक्ट करें और उसको म्यूनिसिपल सर्विसेज पे खर्च करें, म्यूनिसिपल सर्विसेज बेहतर करने पे उसको यूटिलाइज करें। जो ज्यादा अखराजात है वो सिंध गवर्नमेंट को जिम्मेदारी उसकी उठाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है आई थिंक, और इससे तो सबको खुश होना चाहिए। और देखिए ऑलरेडी बातें चल रही हैं कि मतलब एक यूनिफॉर्म सिलेबस होना चाहिए, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। तो अगर हर लोकल गवर्नमेंट को एजुकेशन का अगर आप कलमदान खोल देंगे तो मतलब क्या। अच्छा, ये एक टॉपिक जो है वो एजुकेशन की निसाब का मामला जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है आइन के अंदर, और जो इंतज़ामी उमूर हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होने पर। वक्त ख़त्म हो रहा है, हम चाहेंगे कि इसको कंटिन्यू करें आगे चल के, किसी दिन दोबारा से अर्शद वोरा साहब ज़रूर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया वोरा साहब आपके वक्त का भी। नादिर कबूल साहब, रेहान हाशमी साहब और आलमगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मज़ीद बात होगी।